जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेज विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। उत्तर सोडियम या कैल्शियम। सोडियम या कैल्शियम ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन में विस्थापित करती है। उत्तर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो अम्ल के साथ क्या करती है, हाइड्रोजन विस्थापित करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो कॉपर याद रखना है, कॉपर ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। नेक्स्ट, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। तो एंटीमनी है एक उपधातु। नेक्स्ट, फफोलेदार कॉपर है। कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। फफोलेदार कॉपर कौन सी धातु होती है, ऐसे कॉपर जिसमें 2% की अशुद्धियाँ होती है। मैट में मुख्यतः होता है Cu2S तथा FeS। Cu2S तथा FeS मैट में मुख्यतः होता है। नेक्स्ट, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। उत्तर निस्तापन में। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग निस्तापन में किया जाता है। पीतल है एक। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर टिन की। जो कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं किसकी बनी होती हैं, कॉपर टिन की बनी होती हैं। अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण। अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं। कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। उत्तर भर्जन कहते हैं। कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। उत्तर सल्फाइड अयस्क कॉपर ग्लांस Cu2S व कॉपर पायराइड CuFeS2। FeS2 जो आपको लिखना है, छोटा वाला लिखना है नीचे। तो कॉपर सल्फाइड अयस्क कॉपर ग्लांस Cu2S व कॉपर पायराइड CuFeS2। दूसरा, ऑक्साइड अयस्क जिसे क्यूप्राइट कहते हैं Cu2O। नेक्स्ट, कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। उत्तर फेन फ्लोवन विधि द्वारा। तो कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, फेन फ्लोवन विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर मैट क्या है, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है जिसे मैट कहा जाता है। तो कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है जिसे मैट कहा जाता है। लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। उत्तर लोहे पर कॉपर तथा आर्गन, कॉपर तथा Ag, Cu तथा Ag की परत चढ़ाई जाती है। Ag में सिल्वर या चांदी बोलते हैं जिसे। Ag की परत चढ़ाई जा सकती है क्योंकि लोहा रासायनिक सक्रियता में श्रेणी में सब इनमें से ऊपर है और इनके विलयनों में से इन्हें विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। उत्तर हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वे ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। नेक्स्ट, कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है।
विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। अथवा क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। उत्तर, विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से निश्चित नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन में विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान आर्गन से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। Cu प्लस 2AgNO3 डैश Cu2 प्लस 2NO3 प्लस Ag इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल के सहित इसका लिखेंगे। नेक्स्ट है निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रोजन, जल तथा अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता। धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोक्साइडों को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निष्कासित करके धातु ऑक्साइड को प्राप्त करना भी निस्तापन कहलाता है। निस्तापन प्रक्रम के फलस्वरूप अयस्क शुष्क तथा छिद्रमय हो जाता है। एग्जाम्पल, बॉक्साइड अयस्क का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अयस्क तथा खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खनिज प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट, अयस्क क्या है, जिन खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। और अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गालक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग कर देने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गालक पर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक और दूसरा क्षारीय गालक। नेक्स्ट, धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थों को धातुमल कहते हैं। जैसे जब क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धि के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा, भर्जन क्या है। कॉपर पायराइड के भर्जन में होने वाली अपक्रिया को समीकरण लिखिए। तो भर्जन क्या है, कॉपर पायराइड के भर्जन में होने वाली अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। फिर से, सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। यह मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है
भर्जन तथा निस्तापन में केवल इतना ही अंतर होता है कि भर्जन निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थिति में पूर्ण होती है, और भर्जन क्रिया के द्वारा अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है। भर्जन की क्रिया को परावर्तनी भट्ठी में कराते हैं। जैसे सांद्रित कॉपर पायराइड CuFeS2 को कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित में परावर्तनी भट्ठी में गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे 2FeS2 प्लस O2 डैश Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। दूसरा 2Cu2S प्लस 2SO डैश 2Cu2O प्लस 2SO2। तीसरा 2FeS प्लस 3O2 डैश 2FeO प्लस 2SO2। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है? उत्तर, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की उपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। तो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कॉपर पर सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, अथवा क्या होता है जब कॉपर को सांद्र गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं? उत्तर, सांद्र H2SO4 से क्रिया। कॉपर सल्फेट व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सांद्र H2SO4 से क्रिया करते हैं तो कॉपर सल्फेट व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे कॉपर प्लस सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर क्या बन रहा है? कॉपर सल्फेट बन रहा है CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2 और हाइड्रोजन जल विस्थापित हो जा रहा है। और सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व कॉपर नाइट्रेट बनते हैं Cu प्लस 4HNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। उत्तर, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में पिघलाकर मिलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके और शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर हो जाती है। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता वायु जल आदि से क्रिया करने पर गुण का चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु, उनकी संरचना, संगठन तथा मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? पहला है पीतल, जो कि क्या है? एक मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन सा संगठन है, मतलब किन किन धातुओं से मिलकर बना है? कॉपर इसमें 70% है और जिंक यानी कि जस्ता इसमें 30% है। तो दो धातुओं से मिलकर बना है पीतल। कौन कौन से? कॉपर और जस्ता। 70% कॉपर और 30% जस्ता से मिलकर के क्या बना है? पीतल। और इसमें इसका उपयोग किस में करते हैं? तार
तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक इसमें भी पाया जाता है और एक अन्य धातु पाई जाती है निकेल। कॉपर इसमें 50% और जिंक 35% और निकेल 15% का उपयोग करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, कॉपर की दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, वे बेसेमरीकरण को सचित्र वर्णन समझाइए एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, अथवा फेन फ्लोवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा बेसेमरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा तांबे के मुख्य अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए, इसके सांद्रण की विधि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 3-4 तरीके से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, यानी कि आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं, पहले तो आप सभी उन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार रीड करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो आइए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट के अतिरिक्त कॉपर में 2 प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस तथा क्यूप्राइट कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क पाए जाते हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन फ्लोवन विधि द्वारा किया जाता है। बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चील का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है और सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगकर द्रव की सतह पर फेन के रूप में एकत्र हो जाते हैं और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में बैठ जाती है। सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में कैसे फेन फ्लोवन विधि का चित्र दिया है। इसमें क्या करते हैं, पहले चीड़ का तेल डालते हैं और फिर जल की मात्रा डालते हैं, फिर कुछ अयस्क, और इसमें वायु प्रवेश किया जाता है तेजी से, और इसमें क्या होता है, फेन के रूप में ऊपर मतलब फेन आ जाता है और नीचे क्या होता है, इसमें अशुद्धियां बैठ जाती हैं। दूसरा, सांद्रित अयस्क का भर्जन। कॉपर पायराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का वर्जन हो जाता है और अयस्क में उपस्थिति सल्फर और आर्सेनिक तथा एंटीमनी के रूप अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा परावर्तनी भट्ठी। आप इस प्रकार से कभी कभी परावर्तनी भट्ठी का केवल चित्र बनाने का आ जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। परावर्तनी भट्ठी हो गया और ये क्या बोलते हैं, फेन फ्लोवन विधि हो गया। ये दोनों चित्र भी केवल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है बेसेमरीकरण। क्या होता है, प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में थोड़ी क्वार्ट्ज मिलाकर एक बेसेमर परावर्तक में भर दिया जाता है और उसमें वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। गलित मैट और क्वार्ट्ज के मिश्रण के वायु का झोंका प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। पहला, मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जैसे 2FeS प्लस 3O2 2FeO प्लस 2SO2। तो आप इसमें क्या पा रहे हैं कि मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड के रूप में परावर्तित हो जाता है। दूसरा, सिलिका से सहयोग करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है और यह हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। तो FeO प्लस SiO2 प्लस FeSiO3। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, जो कि हमारा
लघु उत्तरी और बहुविकल्पी और विस्तृत उत्तरी, मतलब तीनों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि एक ही वीडियो में आपका यह चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।